हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का समास। ये सिर्फ छोटी कक्षाओं में ही नहीं, आने वाले जो बहुत सारे आपके कॉम्पिटिशन्स हैं वहाँ भी काम आता है। तो ये हम आज तैयारी कर रहे हैं एस्टेट के लिए। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो है समेटना, और इसको जो शुद्ध रूप में बोला जाता है उसे कहते हैं संक्षिप्तीकरण। जैसे आप देखिए, नीले रंग की गाय मैंने लिखा और इसको जब मैंने समेटा तो समेट करके ये शब्द आया नील गाय। तो जो समेटने की जो क्रिया थी, या इसे आप कह सकते प्रक्रिया थी, उसे हम कहते हैं समास करना। यानी कि एक वाक्य या वाक्यांश को जब हम एक शब्द में समेटते हैं तो इसे हम समास कहते हैं। और यदि ये जो नीलगाय जो शब्द है, जिसे हम समस्त पद या समासिक पद भी कहते हैं, अगर हम इस पद को तोड़ते हैं, यानी कि उसका हम फिर से वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं या उसको पदों में विग्रह करते हैं, तो उसे हम उस वाली जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं समास विग्रह। समास विग्रह और समास एक दूसरे के विलोम हैं। समास करना मतलब उसको समेटना, और समास विग्रह मतलब समस्त पद जो है उसको तोड़ करके अलग अलग कर देना। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो समासिक पद है, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर शब्द लिया है नील गाय, इसमें दो शब्द हैं, नील और गाय। ठीक है, तो ये जो नील जो शब्द है ये पहले आ रहा है। ठीक है, तो नील शब्द हो गया आपका, इसको हम कहेंगे पूर्व पद। और जो गाय शब्द है उसे हम कहते हैं उत्तर पद। पूर्व पद यानी कि किसी समासिक पद में आने वाला पहला हिस्सा। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट आएगा वो पूर्व पद और जो सेकंड आएगा वो उत्तर पद। ठीक है, अब इसके बाद संक्षिप्तीकरण, ये शब्द जो है समास में सबसे महत्वपूर्ण है। आपका जब भी आप समास करेंगे तो वहाँ पर समास का एक शब्द में अर्थ उत्तर आएगा, तो मतलब संक्षिप्तीकरण। और जब आप नीलगाय को तोड़ेंगे तो उसे कहेंगे समास विग्रह, और जब हम किसी वाक्य को फिर से समेटेंगे तो हम उसको कहेंगे समास करना। समास अपने आप में एक प्रक्रिया है, कोई शब्द नहीं है। ठीक है, अब जैसे नीलगाय को मैंने तोड़ना है, ठीक है, इसको नहीं जो तोड़ना है, तो इससे मैंने कहा नीले रंग की गाय, और यही जो प्रक्रिया है इसको हमने कह दिया समास विग्रह। विग्रह का अर्थ होता है तोड़ना, यानी कि उसके खंड करना। चलिए आगे आते हैं हम समास के भेद। भेद अर्थात प्रकार कि समास कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहली स्लाइड में ही मैंने दिया था, समास के जो भेद हैं वो 6 हैं। अब 6 भेद कौन कौन से हैं मैं आपको ऐसे चुटकियों में समझाऊंगी कि आप उसको पूरे जीवन याद रखेंगे। जो किताबों में लिखी हुई परिभाषाएं होती हैं वो शायद समझ में नहीं आती हैं, तो इसलिए आपको बहुत आसान शब्दों में मैं समझाने जा रही हूँ। यदि आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा समास। ये कक्षा 6 से लेकर के आगे की सारी कक्षाओं में मतलब कक्षा 9 तक, अभी तो कक्षा 9 तक, और उसके बाद हम जब भी कोई प्रतियोगी परीक्षा देते हैं, यानी कि कभी भी हम शिक्षण से संबंधित या जहाँ पर हिंदी आती है वहाँ इस समास के बारे में आता है। ये जो समास है द्विगु समास, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, द्वि और गु। तो यहाँ पर जो द्वि शब्द है उसका अर्थ है दो, यानी कि संख्या। तो इसमें क्या समझ में आया कि द्विगु में जो पहला जो इसका पद है वो क्या है, संख्या पद होता है। ठीक है, और साथ में इसकी दूसरा लक्षण है कि ये समूह की बात करता है। समूह की बात मतलब जैसे कि अब उदाहरण देख लीजिए आप। मैंने यहाँ पर उदाहरण ले लिया तिराहा, और एक उदाहरण और ले लेते हैं पंचमेवा। इसको तोड़ते समय 3 राहों का समूह, यानी कि 3 राहें तो हैं लेकिन उनका एक जगह पर जुड़ा होना बहुत आवश्यक है। ऐसे ही पंचमेवा, 5 मेवों का समूह। इनमें ये जो शब्द है समूह, इसके लिए एक और शब्द का प्रयोग होता है, वो है समाहार। इसका अर्थ भी वही है, यानी कि ग्रुप की बात कह सकते हैं। तो समूह या समाहार, ये 2 शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला समास है उसका नाम है द्वंद्व समास। इसको 2 प्रकार से लिखते हैं। एक तो मैंने जो लिखा वो पहला मतलब पुराना तरीका है, और जो अभी दूसरा लिखा है ये हमारा अभी मानक रूप है, इस प्रकार लिखा जाता है द्वंद्व समास। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है विरोध। ठीक है, विरोध मतलब एक दूसरे के खिलाफ होना। तो जहाँ पर विरोध वाले शब्द आते हैं उन्हें हम ले लेते हैं किसमें, द्वंद्व समास में। फॉर एग्जाम्पल माता पिता, हम इसके लिए विरोध वाले जो शब्द हैं उनमें हम ले लेंगे, सबसे पहला शब्द हम लेंगे माता पिता। वैसे तो हमने यही पढ़ा है ना, माता का विलोम पिता होता है, लेकिन माता पिता जो है वो विलोम में ना लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि माता पिता कभी विलोम नहीं हो सकते हैं।
तो ये दोनों जो हैं ये होते हैं आपके पूरक शब्द, यानी कि एक दूसरे को पूरा करते हैं। दिन रात जो हैं ये विलोम शब्द हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों पद, ये जो दोनों पद है माता पिता या दिन रात, दोनों की इम्पोर्टेंस बराबर है। तो इसका सबसे पहला लक्षण है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों पद उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यदि मैं कहूँ माता तो पिता भी उतने ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कोई भी मुख्य या दूसरा मतलब ऐसे नहीं कह सकते हैं कि वो गौण है, दोनों पद प्रधान होते हैं। दूसरा, बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, योजक चिन्ह आएगा। योजक चिन्ह यानी कि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइफन, तो योजक चिन्ह आएगा। लेकिन इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, यानी कि कुछ ऐसे तथ्य हैं जहाँ पर कि नहीं भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, यदि बीच में योजक आए लेकिन योजक के दोनों ओर एक ही शब्द हो, है ना, बीच में योजक चिन्ह तो आ रहा है लेकिन योजक से पहले और योजक के बाद दोनों तरफ एक ही शब्द आएगा, तो वहाँ पर द्वंद्व नहीं होता है। क्योंकि द्वंद्व की पहले मैंने आपको कंडीशन बता दी कि वहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे के विलोम होते हैं शब्द। यदि ये रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, परंतु ये दोनों बार एक ही शब्द हो तो द्वंद्व नहीं होगा, ठीक है। और उस कंडीशन में क्या होगा, यदि ऐसा हुआ कि दोनों ओर एक ही शब्द आ रहा है, जैसे कि हमने लिखा होगा, कई बार देखते हैं हम, बार बार, है ना, घर घर, और उसके अलावा कभी कभी, थोड़ा थोड़ा, ये जो शब्द हैं जहाँ पर ये रिपीट तो होंगे लेकिन बीच में योजक चिन्ह होगा, तो वहाँ पर योजक चिन्ह को देख करके आपने उसको द्वंद्व नहीं कहना है। योजक चिन्ह को देखते ही आपने समझ जाना है कि वो द्वंद्व नहीं है। अच्छा, द्वंद्व में एक और चीज़ है, कभी कभी योजक चिन्ह नहीं भी दिखाई देता, यानी कि संधि कर दी जाती है शब्दों में। फॉर एग्जाम्पल, सत्यासत्य, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और असत्य, ठीक है, सत्य असत्य। यहाँ पर सत्य का य और अ जोड़ करके आ कर दिया, सत्यासत्य कर दिया। दूसरा वर्ड है देवासुर, और तीसरा है सुरासुर, और एक और वर्ड ले लेते हैं अर्थानर्थ। ये सब में दो दो शब्द मिले हुए हैं और एक दूसरे के विलोम हैं। देवासुर देवसुर, सुरासुर सुरसुर, और आपका अर्थानर्थ अर्थ और अनर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें द्वंद्व समास समझना है तो सीधे सिंपल ये देखना है कि पूर्व का विलोम होने चाहिए, दोनों पद प्रधान होते हैं और इनके बीच में योजक चिन्ह होता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी होता। और जब नहीं होगा तब कौन सा समास हो जाएगा, तब हो जाएगा अव्ययी भाव समास, यानी कि योजक चिन्ह हो लेकिन उनके बीच में दोनों शब्द एक जैसे हों। अब ये देखो, बार बार को जब हमने तोड़ा तो क्या हुआ, हर बार, तो जो हर शब्द है ये अव्यय है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। चलिए अगला हम यही पढ़ लेते हैं। तीसरे में हमने ले लिया अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में आपको शब्द में ही दिख रहा है, उसमें पहला जो है देखो अव्यय, अव्यय यानी कि अविकारी शब्द, आपने पढ़ा होगा। अविकारी शब्द यानी कि ऐसे शब्द जो बदलते नहीं हैं। बदलते कब नहीं हैं, तीन कंडीशन होती हैं, जब उनमें काल, लिंग या वचन के परिवर्तन होने पर भी कोई बदलाव नहीं आता तो उसे हम अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास की जो लक्षण है वो ये है, जिन शब्दों में पहला पद अव्यय हो, ठीक है। तो अव्यय को समझाने के लिए आपको अलग से टॉपिक पढ़ना पड़ेगा अव्यय। तो अभी मैं आपको बस थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ कि अव्यय होते क्या हैं, ठीक है। तो अब आप देखो कि अव्यय होता क्या है। अव्यय वे शब्द होते हैं जो काल, लिंग, वचन के बदलने पर भी नहीं बदलते हैं, ठीक है, जो काल, लिंग, वचन के बदलने पर भी नहीं बदलते। अब आप इनको समझने चलोगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो इसके लिए एक शॉर्टकट हम देख सकते हैं इसमें। इसको कंप्लीट करते हैं। अब इसके लिए मैं एक शॉर्टकट बता रही हूँ आपको। यह है कि जिस शब्द में पहला पद उपसर्ग हो, उपसर्ग मतलब प्रीफिक्स, है ना, शब्द से पहले किसी और शब्दांश को जोड़ करके हम शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं जल्दी से इसके। प्रतिदिन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, प्रतिदिन में पहला जो शब्द है प्रति, दो शब्द है ना, प्रति और दिन, तो प्रति इसका क्या है, उपसर्ग है। तो यहाँ पे यदि उपसर्ग वाले शब्द आएंगे तो इनको हम क्या कर देंगे, सीधे अव्ययी भाव में ले लेंगे, ठीक है। दूसरा शब्द है यथासंभव, और तीसरा शब्द है यथाशक्ति, चौथा शब्द है आजन्म,
इन दोनों में देखिए यथा यथा दोनों जो है वो बार बार आ रहा है, यानी कि यथा जो है वो अव्यय शब्द है और आप ऐसे देख सकते हो कि उपसर्ग है। संभव और शक्ति जो है वो शब्द हैं, ठीक है। तो ये उपसर्ग जोड़ के बना दिया मैंने। अब इनको जब हम तोड़ने की प्रक्रिया लाएंगे तो तब देखिए कैसे टूटेगा। आराम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। आ जन्म, आ इसमें उपसर्ग है, तो अब इसे तोड़ेंगे। आ का अर्थ होता है भर, तो इसका तोड़ने पर हो जाएगा जन्म भर, यानी कि पूरे जीवन। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, और यथासंभव, जितना संभव हो। अब यहाँ देख लीजिए आप, वो जो कंडीशन है ना, पहला पद है वो उपसर्ग हो सकता है, वो वाली कंडीशन यहाँ पर लगा देंगे अव्ययी भाव को निकालने के लिए। अब अगला हमारा आ जाता है कर्मधारय समास। कर्मधारय का अर्थ है कर्म, मतलब ऐसे तो काम ले सकते हो आप, है ना। कर्म मतलब या तो हम काम करने का जो कारण है वो ले सकते हैं, साधन है, लेकिन यहाँ पर हम कर्म का अर्थ लेते हैं विशेषण और विशेष्य से, ठीक है। तो इसमें एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, ठीक है। एक और डेफिनेशन बनती है इनकी, विशेषण को लिख देते हैं उपमान और विशेष्य को लिख देते हैं उपमेय, ठीक है। इनके अंतिम के शब्द मिला लेना, विशेष्य उपमेय। जैसे नील गाय एक शब्द लिखा मैंने, नील जो है वो विशेषण है और गाय जो है वो उसका विशेष्य है, ठीक। अब उपमान वाला लेते हैं चंद्रमुखी, शब्द सुना होगा चंद्रमुखी, तो चंद्र यहाँ पर क्या है, उपमान है, यानी कि एक श्रेष्ठ वस्तु है, ठीक है। और मुख जो है वो एक उसका उपमेय है, यानी कि उससे तुलना की गई है, चार से तुलना की गई है मुख की, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है आपका यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाता है। अब यहाँ पर जो कर्मधारय समास की जो विशेषता है वो सीधी लिखी जाती है कि पूर्व पद विशेषण, है ना, एक पद विशेषण दूसरा विशेष्य लिखा मैंने आपको, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक पद दूसरा न लिख के क्या लिखेंगे, इसका पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। विशेषण व उत्तर पद विशेष्य होता है, ठीक है। ये इसकी पहचान है, जो मैं आपको अलग से समझा रही हूँ, ये इसकी पहचान है। तो आपने इस पहचान को ध्यान रखना है कि कैसे हम इसको पहचान सकते हैं, ठीक है। अगला हम करते हैं, आपका जो समास है वो है तत्पुरुष समास। ये बहुत आसान है, ऐसे समझने में बहुत आसान है, अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तत्पुरुष समास में इसकी कंडीशन होती है कि समास विग्रह करते समय बीच में कारक चिन्ह निकल के आते हैं, यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब इसका समास किया जाता है उस वक्त कारक चिन्ह खो जाते हैं, है ना। जैसे राजपुत्र है, राजा का पुत्र। अब यहाँ पर राजपुत्र देखो दोनों सेम है, बीच में आया का यानी कि हो गया संबंध, है ना। कारक कौन सा हो गया इसमें, संबंध, तो इसको क्या कहेंगे, संबंध तत्पुरुष हो गया। अब इसके लिए आपको कारक की जो टेबल है वो याद होनी चाहिए, है ना, आपने पढ़ी भी होगी कई बार। चलिए मेरे साथ पढ़िए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध काके की रारेरी अधिकरण में और पर। यदि शब्दों को तोड़ते वक्त ये जो आपके कारक चिन्ह ये मिले आपको, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर तत्पुरुष समास। अब ये मैंने वो एग्जाम्पल लिए हैं जो कि थोड़े से टफ हैं, ठीक है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इनको कि कैसे तोड़ा जाता है। नेक्स्ट समास है बहुव्रीहि समास। जिस समास में प्रथम पद उत्तर पद प्रधान न हो करके अन्य पद प्रधान होता है। अब आप कहोगे कि मैम इसका अन्य पद क्या होता है, जहाँ पर उत्तर प्रथम पद भी है यानी कि पूर्व पद भी है, उत्तर पद भी है, लेकिन उन दोनों से उत्तर नहीं आ रहा, उत्तर कुछ और ही पलट के कुछ अलग ही उत्तर आ जाए, है ना, यानी कि थर्ड कोई तीसरा वर्ड आ जाए, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं इसका, मैंने एग्जाम्पल लिया नीलकंठ, है ना। नीलकंठ के नाम पे आप जानते हैं शिव जी को कहते हैं, तो उसको तोड़ेंगे कैसे, नीला है कंठ जिसका, यानी कौन, उत्तर क्या आएगा इसमें, उत्तर आएगा शिव जी, महादेव नहीं लिखेंगे, ठीक है। महादेव अपने आप में ही बहुव्रीहि समास का वो है। तो यहाँ पर देखिए नील में पहला है, कंठ दूसरा है और शिव जी जो है वो तीसरा पद है, यानी कि जहाँ पर तीसरा पद आएगा वहाँ हो जाएगा बहुव्रीहि समास। मुख्यतः ये होता है कि देवताओं के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो अधिकतर बहुव्रीहि के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये आपका हो गया बहुव्रीहि समास, ठीक। अब मैं आपको कुछ वो बताने जा रही हूँ जहाँ पर दो समास होते हैं। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन से समास हैं,
ठीक है, ये आपको बताना होगा। तो ऐसे कुछ शब्द हैं, जैसे मैं ले लेती हूँ पहला शब्द दशानन। अब दशानन का मतलब तो पता है रावण ही होता है, लेकिन यहाँ पर देखो दश मतलब अंक भी है, तो यहाँ पर दो तरीके से टूट सकता है। 10 सिरों का समूह, तो समूह आते ही कौन सा हो गया ज़रा बताएं? समूह आते ही हमारा हो गया द्विगु समास। और दूसरा है 10 सिर हैं जिसके, यानी अर्थात उत्तर हो गया रावण। ठीक है, तो उत्तर बदलते ही देखो शब्द था 10 आनन, दोनों में से कुछ भी उत्तर नहीं आया, उत्तर आ गया रावण, यानी कि पूरा पलट गया, तो यहाँ होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। अगला है नीलकंठ। नीलकंठ के भी दो अर्थ निकाल लेते हैं। अब यहाँ देखो विशेषण और विशेष्य है। नीले कंठ वाला, ये तो एक सिंपल हो गया, नीलकंठ, मैंने उसके कंठ की विशेषता बता दी, तो हो गया कर्मधारय समास। लेकिन अगला जो मैंने तोड़ा वो टूटेगा, नीला कंठ है जिसका, यानी शिव जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों निकल के आता है। ऐसे ही और भी बहुत सारे हैं, मैं आपको थोड़ी और बताती हूँ, आप थोड़ा देख लीजिए। पंचमुखी, यहाँ पर पहला शब्द है पंच, है ना, 5 जो है संख्या है, तो ऐसे हो गया द्विगु, और ऐसे हनुमान को कहते हैं पंचमुखी, तो बहुव्रीहि हो गया। पीताम्बर, पीताम्बर यानी कि पीले रंग का कपड़ा, तो हो गया कर्मधारय, और अन्यथा पीताम्बर कृष्ण को या विष्णु को कहते हैं, तो हो गया आपका बहुव्रीहि। अगला है चतुर्भुज। अगला शब्द है चतुर्भुज, तो चतुर्भुज के लिए हम लिखेंगे 4 भुजाओं वाला, तब तो हो गया कर्मधारय, और 4 भुजाएं हैं जिसकी, यानी कि, तो उत्तर हो गया बहुव्रीहि। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके दो अर्थ निकल के आते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि उसमें कौन कौन से समास संभावित हैं। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इन दो में, इसमें कौन कौन से समास हैं, दिया जाता है आपको एग्जाम्पल, तो आपको वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर एक सीधे शॉर्टकट लिख दे रही हूँ कि कौन से समास में कौन सा उसका लक्षण है ना, आप उसको देख लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा कि कौन से समास का क्या लक्षण होता है। द्विगु समास बताइए। संख्या, वेरी गुड। द्वंद्व यानी कि विरोधी शब्द होंगे, 2 पदों के बीच में योजक भी आएगा, 2 पद के बीच में योजक आएगा और विरोधी शब्द होंगे। अव्ययी भाव, पहला पद अव्यय। कर्मधारय, बोलते जाइए, विशेषण विशेष्य। तत्पुरुष समास, छिपे होते हैं इसमें कारक चिन्ह। और बहुव्रीहि समास, इसमें होता है आपका अन्य पद, यानी कि जो शब्द दिया है अर्थ कुछ उससे अलग ही निकल के आएगा। अगर आपको ये पढ़ाया हुआ जो भी ये सारा, अगर आपने अच्छे से थोड़ा ध्यान से देखा होगा, तो चुटकी में आपको ये सारा समझ में आ जाएगा, ये जो अंतिम में मैंने समझाया है। थैंक यू।